हेलो एंड वेलकम टू एसपीएमआईएस एकेडमी एग्जाम एसेंशियल्स एपिसोड 3 आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीएस पेपर 3 के बारे में। बिफोर आई स्टार्ट एक बार ब्रीफली मैं आपको प्रोग्राम में क्या होता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आपको बता देता हूँ। इस प्रोग्राम में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक या दो टॉपिक हर दिन, और उसमें हम लोग प्रीलिम्स और मेंस दोनों की इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे होगी, क्या चीज़ें होती हैं, उसके बारे में बात करते हैं। मंडे से सैटरडे जीएस पेपर 1 to 5 प्लस ऐसे हम लोग इसको ऐसे डिस्कस करते हैं। एंड आप जो एसपीएम के स्टूडेंट्स हैं वो अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं, उसकी लिंक है। वीडियो छोटा ही रहता है, आप 30 मिनट्स का अगर वीडियो देखें तो 30 मिनट्स में आंसर लिख करके सबमिट भी कर दें इवैल्यूएशन के लिए। ये एक ब्रीफ बैकग्राउंड। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई टॉपिक अभी कुछ दिनों पहले सत्यजीत सर ने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी करा था। वैसे तो मैं इस सीरीज में स्टैटिक टॉपिक कवर करता हूँ, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा डायनामिक है। मैं ट्राई करूंगा अगली बार से और ज़्यादा स्टैटिक टॉपिक ही लेके आऊँ। डायनामिक चीज़ें सत्यजीत सर न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर कर रहे हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टैटिक टॉपिक ही रखना चाहता हूँ। हाँ जी, तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? तो जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से माइक्रो का मतलब होता है वैसे टाइप के बिजनेसेस जिनमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम का हो और जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम का हो, उनको बोला जाता है माइक्रो। देन स्मॉल मतलब वो एंटरप्राइजेस जिनका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से कम का हो और जो उनका टर्नओवर होता है वो 50 करोड़ से कम का हो। और थर्ड बोला जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है वो बिजनेसेस जिसका ओरिजिनल जो इन्वेस्टमेंट है वो 20 करोड़ से कम का हो और जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम का हो। ये बोला जाता है 3 टाइप के एंटरप्राइजेस। ये टेक्निकल डेफिनेशन है। सिंपल भाषा में बोले तो क्या होते हैं? तो देखिए जी, एमएसएमई हर छोटा बिजनेस जो आपके आसपास एग्जिस्ट करता है वो टेक्निकली स्पीकिंग एमएसएमई कैटेगरी में आ जाता है। मैं छोटे बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, इनको हिंदी में बोलते हैं लघु उद्योग, छोटा बिजनेस। अभी आप देखते हो छोटे छोटे लोग कारखाने लगाते हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज, नॉट बिग वन। कारखाने जो होते हैं, वो कारखाना जो होता है जहाँ पर छोटा छोटा लोग काम करते हैं वो एमएसएमई में आता है। सिमिलरली अगर कोई चिप्स पापड़ का काम करता है एमएसएमई में आता है। कोई अगर बैम्बू का कुछ बनाता है एमएसएमई में आता है। कोई अगर छोटी सी दुकान भी चला रहा है टेक्निकली स्पीकिंग वो भी एमएसएमई में आ सकता है अगर वो छोटा सा कोई भी काम कर रहा है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड होती है। कुछ अगर आप काम कर रहे हो तो आप एमएसएमई में आ जाते हो, छोटा अगर काम आपका हो रहा है। जैसे हम लोग जो एक इंस्टीट्यूट है, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ये भी एमएसएमई में आ जाते हैं। छोटा अगर काम आप कर रहे हो छोटे लेवल का तो आप एमएसएमई में आते हो। अभी इन एमएसएमई को बोला जाता है कि ये बैकबोन है। इसको हम लोग बोलते हैं दैट दीज आर द बैकबोन ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। अपने जो इकोनॉमिक्स की मेंस की आंसर राइटिंग होती है, इसमें ना जो वर्ड्स होते हैं, की वर्ड्स, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। आप किस टाइप का वर्ड यूज कर रहे हो किसी चीज को डिस्कस करने में। यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि दीज आर द बैकबोन्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी। और क्यों बोला जाता है बैकबोन? सिंपल रीजन है। एक अगर देखोगे एमएसएमई को, एक बिजनेस को, तो लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक छोटा सा आप काम देख रहे हो जहां पर मे बी 5 या 6 लोग काम करते हैं, छोटा सी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मे बी पापड़ बनाने की है, पापड़ बनते हैं वहां पर या अचार बनता है, 4-5 लोग काम करते हैं, तो लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ा होएगा। बट रियलिटी में ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं। बिग पॉन्ड में, अगर एक बिग पॉन्ड में एक फिश देखोगे तो लगेगा बहुत छोटी है, बट अगर उसी बिग पॉन्ड में ध्यान से देखोगे तो वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज हैं। और यही सेम काम एमएसएमई का होता है। ये इसलिए इतने वैल्यूएबल हो जाते हैं क्योंकि रियलिटी में बहुत सारे होते हैं और जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मल कंज्यूमर्स, मेरे और आपके जैसे, कंज्यूम भी करते हैं, एज वेल एज जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए भी वो वैल्यूएबल हो जाता है। इसीलिए एमएसएमई को बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है और उनको बैकबोन ऑफ बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी। और भी इनकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि इनकी सिग्निफिकेंस क्या है। बिफोर आई प्रोसीड अहेड एक छोटी सी बात आपको याद दिला देता हूँ। सत्यजीत सर ने ये टॉपिक 2 सितंबर 2024 के न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ है। मैं अपने आज के डिस्कशन में उस वाले डिस्कशन की थोड़ी थोड़ी हेल्प लूंगा। कुछ कुछ चीज़ें मैं वहां से बोरो करूंगा, कुछ कुछ एडिशनल पॉइंट ऐड करूंगा।
ये मेरा अश्योरेंस है कि एक बार ये पूरा टॉपिक यहाँ पर हो जाएगा, ये एमएसएमई ये टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले भी पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ये आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए जी, अगली बात करते हैं कि क्यों हमने इनको बोला कि ये इतने सिग्निफिकेंट होते हैं इंडिया की ग्रोथ के लिए। ये मैंने क्यों बोला, एक बार जरा इसको देख लेते हैं। इनको बोला गया था बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, या फिर दूसरा एक टर्म की हार्ट बीट हो जाते हैं ऑफ इंडियन ग्रोथ। बेसिकली सिग्निफिकेंस क्या है, अभी इसकी ओवरऑल जो सिग्निफिकेंस है उसको मैंने 4 कैटेगरी में ब्रेक कर दिया है। पहली तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, तो भाई 30% ऑफ इंडिया की जो जीडीपी है वो एमएसएमई से आ रही होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। दूसरा, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो 45% ऑफ इंडिया के एक्सपोर्ट देते हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के बाद में लार्जेस्ट शेयर जो है एम्प्लॉयमेंट का वो एमएसएमई में ही आ रहा होता है। नेक्स्ट अगर बात कर देते हैं हम लोग इनोवेशन की, तो मेन जो इनोवेशन है, जो नई नई चीजें हो रही हैं, वो सब एमएसएमई में ही हो रही होती हैं। तो ये सब कुछ कुछ डेटा पॉइंट दिए हैं जिससे बात समझ में आती है कि एमएसएमई जो है वो इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्वियस सी बात है। दूसरी चीजों पे बात करते हैं, एंड दैट इज उसकी सोशल सिग्निफिकेंस क्या होती है। भाई देखिए, किसी भी चीज की जब आप इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो हर तरीके से उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं। सोशल क्या है, कल्चरल क्या है, एनवायरमेंटल क्या है, एंड अदर टाइप्स क्या हैं, वो सारी चीजें समझनी है। तो अगर सोशल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ओवरऑल सबसे बड़ी जो सोशल सिग्निफिकेंस है दैट इज रूरल डेवलपमेंट। होता क्या है कि एमएसएमई जो है उसमें से 50% से ज्यादा एक्चुअली रूरल एरियाज में काम करते हैं। और जब रूरल एरिया की इकोनॉमी ग्रो करती है तो ओवरऑल सोशल रूरल एरिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है। तो ये इनका एक बिगर कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए सरकार ने भी, अगर इस बात का बजट का थीम देखो, तो बजट के थीम में जो उसको 4 मेन एरियाज थीम बताए थे हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो उसमें 3rd नंबर पे एमएसएमईज को ही रखा था। और इस बार के बजट में भी, यूनियन बजट में, एमएसएमई के लिए बहुत सारी स्कीम्स अनाउंस हुई थी। एमएसएमई इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता ही है। एमएसएमई ऐसे भी इमेजिन करा जा सकता है कि अगर आप, ये पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी है, तो जो उसका बेस है ना वो एक्चुअली एमएसएमई होते हैं। जो रूट्स हैं, जो दिखती नहीं है बट जो काम कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी सस्टेन करती है, वो एमएसएमई ही होती हैं। अच्छा जी, दूसरी इसकी बात करते हैं, जो सोशल इम्पैक्ट है इसका, दैट इज सोशल इंक्लूजन। अगर हम बात करते हैं कितने परसेंट एमएसएमई जो अंडर प्रिविलेज्ड कैटेगरीज होती हैं वो ओन करते हैं, तो वो निकलता है मोर देन 66%। मोर देन 66% एमएसएमई जो होते हैं वो ओन्ड होते हैं या तो एससी, या तो एसटी, या फिर ओबीसी, ये लोग ओन कर रहे होते हैं। तो ये अपने आप में एक शो कर रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है वो चीज। क्यों? क्योंकि उससे एक्चुअली सोशल मोबिलाइजेशन होता है। सोशल मोबिलिटी, ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है सोशल मोबिलिटी, इसका मतलब होता है कि जब कोई कोई ऐसा ग्रुप जो कि सोसाइटी में उसको माना जाता है कि सोशल स्टेटस उसका लो है, अगर सोशल स्टेटस लो से वो हाई कर रहा होता है, इस चीज को बोलते हैं सोशल मोबिलिटी होना। तो एमएसएमई सोशल मोबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और ये ऐसी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हैं। देन जेंडर इक्विटी आप समझ सकते हो, जेंडर पार्टिसिपेशन जो होता है, एंड लास्टली एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है वो प्रोवाइड करते हैं। all this is all this results in overall their social significance. नेक्स्ट मैं सिग्निफिकेंस की यहाँ पर बात करता हूँ, अगली सिग्निफिकेंस की। द नेक्स्ट सिग्निफिकेंस वी हैव इज द एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस फॉलोड बाय कल्चरल। एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो सरकार हमारी जो है वो एमएसएमईज को एनकरेज करती है कि आप ऐसे काम करिए जिसमें आप एनवायरमेंट को लीस्ट डैमेज करो। तो इसमें बोला जाता है कि इन जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम जो है, जीरो डिफेक्ट इसका मतलब होता है कि आप एमएसएमई जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो किसी भी तरीके से डिफेक्टिव नहीं होगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होगी, इसको बोलते हैं जीरो डिफेक्ट। एंड देन जीरो इफेक्ट, दैट मीन्स उसका एनवायरमेंट पर भी इफेक्ट नहीं है, सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना, सस्टेनेबल चीज होनी चाहिए। अब कैसे सस्टेनेबल होती है, तो बहुत सारे एमएसएमई जो होते हैं वो लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके बेसिस पे काम करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि बैम्बू हो गया, हैंडीक्राफ्ट्स हो गए, इनको बनाते हैं। टेक्सटाइल्स जो होते हैं लोकल रिसोर्सेज से जो मिलते हैं, सिल्क का काम करते हैं, तो उनको बोला जा रहा है कि ये लोकल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाई दीज आर आल्सो एनवायरमेंटली सिग्निफिकेंट।
एमएसएमई में बहुत सारे जो एमएसएमई हैं वो बिकॉज लोकल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे होते हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एज अ रिजल्ट वो जो काम कर रहे होते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए भी सिग्निफिकेंट है। लास्ट सिग्निफिकेंट पर आ जाते हैं, दैट इज कल्चरल। क्या कल्चरल सिग्निफिकेंट है? सो बहुत सारे जो एमएसएमई होते हैं वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जैसे कि हैंडलूम में काम हो रहा होता है, हैंडीक्राफ्ट्स, खादी, इन सब में काम कर रहे होते हैं। तो ये बोला जा रहा है कि भाई उनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। जो भी हमारे एग्जाम्पल आसाम की बात करते हैं जो बेल मेटल इंडस्ट्री है वो एमएसएमई में आ जाती है। बैम्बू इंडस्ट्री है, एमएसएमई में आ जाती है। अगरबत्ती, अगरबत्ती या जो धूप का काम होता है वो भी एमएसएमई में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो एमएसएमई में आती हैं ये ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं, आर्टिजन्स को काम मिलता है ना? तो ये बात बोली जा रही है। एंड लास्टली जो इंडिजिनस प्रैक्टिसेस हैं, जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं, ट्राइबल प्रोडक्ट हैं, वो सब भी एमएसएमई में आ रही होती हैं। इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी चलाई हुई है, दैट इज स्फूर्ति स्कीम। एक स्कीम चलाई है गवर्नमेंट ने, स्फूर्ति। इसमें क्या करा जाता है, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं उनके रीजनरेशन पे काम करा जाता है। क्लस्टर बनाए जाते हैं उन एरियाज में जहाँ पर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज होती हैं और उनको फंड प्रोवाइड करा जाता है कि उनको उनका रीजनरेशन कराया जा सके, उनको अच्छे से काम कर पाए। उसको बोला जाता है स्फूर्ति स्कीम। तो ये सब गवर्नमेंट कर भी रही है। अच्छा, मैंने ये सब स्कीम थोड़ी इधर ही इसीलिए दे दी है जिससे कि आपको बाद में स्कीम याद करने में उतनी प्रॉब्लम ना हो। आगे हम लोग यही देखेंगे कि ये जो इकोनॉमिक्स के टॉपिक होंगे इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि इसमें स्कीम बहुत होती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करने को आपको आएंगी। ऐसे में मैनेज करना, इतनी सारी चीज़ों को याद करना, ये अपने आप में एक ट्रिक बन जाती है। चलिए जी, आगे आ जाते हैं। ये तो समझ लिया कि बड़े सिग्निफिकेंट है, इनके चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। पहली प्रॉब्लम, फाइनेंस की कमी होना। छोटे छोटे छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, उतना ज़्यादा फाइनेंस की तो अवेलेबिलिटी होती नहीं है। एक डेटा है इसमें बोला गया है कि ओनली 16% ऑफ एमएसएमई हैव द गेट द टाइमली एक्सेस टू द क्रेडिट। अभी देखिए, डेटा का सोर्सेज जो होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे होता है, नीति आयोग की रिपोर्ट होती है, या मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की कोई रिपोर्ट होती है। हम लोग इतना तो याद नहीं करते हैं कि कहाँ से एग्जैक्टली डेटा निकला है। वैसे तो करना चाहिए, वैसे तो ये अच्छी चीज़ है कि आप डेटा को सोर्स के साथ याद करो, कहाँ से निकला है डेटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, आप सब इतना तो याद कर नहीं पाओगे। डेटा का नंबर ही याद करना कि 16% कोई अपने आप में एक डिफिकल्ट चीज़ है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सोर्सेज याद उतने नहीं करते हैं। हाँ, सोर्स नहीं करते हैं याद। हर हर सोर्स में या तो इकोनॉमिक सर्वे या नीति आयोग रिपोर्ट आप लगा सकते हो, या फिर कंसर्न मिनिस्ट्री का नाम लिख सकते हो। फर्दर मोर हम लोग ये भी करेंगे कि हम लोग डेटा को राउंड ऑफ करेंगे। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स मेरी नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक स्लाइड में देखिए लिखा था कि 30% ऑफ इंडियाज जीडीपी, 30% जीडीपी, 45% एक्सपोर्ट, ये लिखा था। अगर आप सत्यजीत सर का 2 सितंबर वाला न्यूज़पेपर देखोगे तो सर ने जो एग्जैक्ट न्यूज़पेपर में नंबर आया था 29 पॉइंट समथिंग वो लिखा था। मैंने राउंड ऑफ करके 30 कर दिया। रीजन, 30 याद करना इजी है, 29 पॉइंट समथिंग याद करना डिफिकल्ट है। सेम आई हैव डन फॉर हेयर, है ना? तो एग्जाम के लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत राउंडिंग ऑफ करना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट। अगर आपको लगता है कि चलो मुझे नहीं एग्जैक्टली याद करना है, डर लग रहा है कि सर 29 को 30 कर दिया, तो आप ऐसे लिखो। आप यूज करा करो यहाँ पर अप्रोक्स, ऐसे लिख दो, अप्रोक्सीमेटली 30%, ऐसे कर दो। दैट वे मेंस में कभी गलत भी नहीं होगा, आपका सही रहेगा। तो ऐसे अगर आप करोगे तो मैनेज हो जाता है। अच्छा जी, सो आगे आ जाते हैं हम लोग। बात हो रही थी इस जगह पर कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। तो बोला गया 16, अब 16 को भी लिख देते हैं लेस देन 20%। लेस देन 20% लिखना समझदारी है कि भाई लेस देन 20% के पास एक्सेस टू क्रेडिट होता है। अच्छा, बिकॉज इनके पास में क्रेडिट नहीं होता है लेकिन इनको पेमेंट्स तो करने हैं, जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरीज देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है। कई बार अपना ये जो जो भी प्रोडक्ट होता है वो किसी दूसरी कंपनी को जब सेल करते हैं वो लोग टाइम पे पेमेंट ही नहीं करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर एमएसएमईज का जो काम करने का तरीका होता है वो डायरेक्टली जो कंज्यूमर है उसको नहीं भेजते हैं। एमएसएमई क्या करता है, अपने प्रोडक्ट को किसी दूसरी कंपनी को, लार्जर फर्म को बेचता है। ये ऐसे करता है। प्रॉब्लम होती है, जो सबसे बड़ी इनकी प्रॉब्लम होती है कि ये जो लार्जर फर्म है ये प्रोडक्ट तो ले लेती हैं बट जब पेमेंट देने का नंबर आता है तो उसमें बहुत डिलेड होती हैं, डिलेड पेमेंट्स। ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बड़ी फर्म्स की।
बिकॉज़ एमएसएमई जो हैं, उनको माल तो अपना बेचना है, बड़ी फर्म को पेमेंट आता नहीं है टाइम पर। तो एज़ अ रिज़ल्ट ये दे नहीं पाते हैं अपने वर्कर्स को सैलरीज़, जिनसे इन्होंने रॉ मटेरियल लिया है, जो इनके सेलर्स हैं, उनको नहीं दे पाते पेमेंट, और इसलिए इनको ज़रूरत लगती है क्रेडिट की। इनको किसी बैंक की या कोई ऐसी अथॉरिटी जो इनको क्रेडिट दे, उसकी इन्हें ज़रूरत लगती है। अब उसका बड़ा प्रॉब्लम है कि वो है ही नहीं, इनको मिलता ही नहीं है क्रेडिट टाइम पर, लेस देन 20% को मिलता है। अच्छा, अब इनको मिलता नहीं है पैसा, बट इनको तो करना तो है ही है, और अगर मिल भी जाता है, मान लो ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा-सा मिल भी गया, तो ये उससे काम इनका चलता नहीं है, और मोर ओवर अगर क्रेडिट लिया है, तो वापस भी करना पड़ेगा। तो बहुत बार बहुत सारे एमएसएमईज़ में कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो एक बैंक से पैसा लेते हैं, अपना काम करते हैं, अब उसको वापस करना है, पहले वाले ने पैसा दिया नहीं, डिले हो गया पेमेंट, तो वो किसी और बैंक से पैसा लेके इसको देते हैं। इसको बोलते हैं, एक बड़ा कॉमन इंग्लिश में फ्रेज होता है, दिस इज बेगिंग पीटर टू पे पॉल, है ना? पीटर से बेग कर रहे हो कि पॉल को पेमेंट कर दें। ये कॉमन प्रॉब्लम है, बेगिंग पीटर टू पे पॉल। ये कॉमन फिनोमिना देखा जाता है एक्सेस टू फाइनेंस में। और क्यों ऐसा होता है? भाई कोलेट्रल है नहीं, आप कुछ गिरवी रखोगे नहीं तो कहाँ से मिलेगा आपको लोन? देन बैंकिंग के प्रोसीजर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, फॉर्मलाइजेशन नहीं है। 86% आप मान के चलो, 86% जो एमएसएमई होते हैं, एज पर एमएसएमई की जो मिनिस्ट्री है उसका डेटा, ये अनरजिस्टर्ड है। 86%, ये बहुत बड़ा नंबर है, 86% अगर अनरजिस्टर्ड है भाई। अच्छा, ये नंबर 86% याद करिएगा, ये अच्छा नंबर है, ये आपको आगे भी काम आएगा जब आप लैंड रिफॉर्म्स करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। 86 वाला नंबर बार बार रिपीट होता है, आपका ये आता रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ, कर लीजिएगा याद ये। तो 86% जो एमएसएमई है ना, ये अनरजिस्टर्ड रह जाते हैं। तो ये भी एक इसमें बड़ा इशू आ जा रहा है कि अनरजिस्टर्ड होते हैं तो कहाँ से मिलेगा पैसा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल डेफिशिएंसी। आप समझ ही सकते हो कि बेटर टेक्नोलॉजी जो होती है वो होती ही नहीं है इनके पास में, है ना? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है नहीं, एज अ रिजल्ट उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है, और जो ग्लोबल कंपनीज है उनके साथ में compete नहीं कर सकती। अब जैसे चाइना से डंपिंग की प्रॉब्लम होती है, हेयर विग्स हो गए, आप इस इमेज को देखिएगा, हेयर विग हो गए, आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो गए, बैग्स हो गए जो कैरी होते हैं, अम्ब्रेला हो गए, इन सब में हालत ये हो गई है, 90% से ज़्यादा सामान चाइना से डंप होके आ रहा है, बनते ही नहीं है इंडिया में। जबकि अम्ब्रेला की तो देखो कितनी डिमांड है, सब चाइना से आ रहा है। सिमिलरली बैग्स जितने होते हैं चाइना से आ रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स जो प्लास्टिक वाले होते हैं चाइना से आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें, क्रॉकरी चाइना से आ रही है। तो ये सब चीज़ों में डंपिंग हो रही है, इतना ज़्यादा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ डंपिंग हो रही है, और यहाँ के जो बाय एमएसएमई जो हैं वो compete कर नहीं सकते उनसे। तो ये एक प्रॉब्लम आ रही है। देन कंपटीशन फ्रॉम द लार्जर फर्म्स, जो बड़ी फर्म्स हैं वो इतनी बड़ी हैं, उनके पास में टेक्नोलॉजी है, पेमेंट है, वो ईजिली वहाँ पर अपना काम कर लेते हैं। लास्टली देयर आर लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, काम करने वाले लोग नहीं है उतने अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। आपको पता ही है इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वैसे ही कम रहती है, अनरिलायबल इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? सिंपल सी बात है। एंड लास्टली रेगुलेटरी बॉटलनेक, परमिशंस नहीं मिलती हैं, बन गई फैक्ट्री, जल्दी से मिल नहीं रही परमिशन, जल्दी से काम नहीं हो रहा है, टाइम लगता है धीरे धीरे होने में, पेमेंट बैंक से क्लियर होने में टाइम लगता है। ऑल दीज चैलेंजेस जो है, ये सारे एमएसएमई के चैलेंज हैं। अच्छा जी, इस ये जो रेगुलेटरी बॉटलनेक है, इसके लिए हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, रेड टेपिज्म, ये भी रहता है। ये सब तो वो बातें हो गई कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है एमएसएमई को। अब हम लोग अगली बात पर आ जाते हैं, एंड दैट इज सरकार इसके लिए कर क्या रही है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या हैं। तो गवर्नमेंट आपको पता ही है, स्कीम्स एंड ऑल, ये सब तो गवर्नमेंट करती ही है, चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैंने बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम लिखी हैं। मैंने आपको बोला गवर्नमेंट स्कीम बहुत होती हैं, अपने को सब नहीं याद करनी होती हैं, कुछ याद करनी है, कुछ समझनी है कि प्रीलिम्स में आ जाए, समझ करके कुछ ना कुछ आंसर कर लेंगे। आप देखोगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी मैंने ऐसे ही क्वेश्चन दिया, आप समझ समझ के करोगे ना तो आसानी से हो जाएगा। रट्टा मारोगे प्रॉब्लम होएगी, समझ समझ के करो कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से करोगे, चीजें मैनेज हो जाएंगी। वैसे स्कीम्स याद करने का बेस्ट टाइम प्रीलिम्स के पहले होता है, और जो प्रीलिम्स के पहले आप करते हो वो आपको मेंस में भी हेल्प करता है। अभी हम लोग थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं रट्टा मारने में, स्कीम में। अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं आंसर राइटिंग करने में, चीज़ों को समझ के रिलेट करने में। ये हमारा अभी प्राइम फोकस है, बट फिर भी यहाँ पर मैं स्कीम से एक बार बता देता हूँ।
तो पहली तो हो जाती है फाइनेंशियल सपोर्ट, मुद्रा लोन जो है गवर्नमेंट के ये दिए जाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट है। दूसरा क्रेडिट गारंटी फंड जो है ये गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है फॉर एमएसएमईज। तो क्रेडिट गारंटी नाम से ही समझ में आ रहा है फंड होगा किसी ना किसी तरीके का, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट ही मिलेगा, पैसा ही मिलेगा। और मुद्रा लोन जो है वो एमएसएमईज को पैसा देने के लिए होता है। दूसरा फॉर स्किल डेवलपमेंट, तो जो एस्पायर प्रोग्राम होता है एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए, कि वहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको बेटर स्किल मिले। थर्ड बात बोली जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए एक तो स्फूर्ति स्कीम है, अभी आपको बताया था रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, स्फूर्ति जो स्कीम है ये बताई थी। और दूसरा बताया था क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या करा जाता है, क्लस्टर ले लिया जाता है इंडस्ट्री का और उसको डेवलप करने की कोशिश करी जाती है। लास्टली प्लग एंड प्ले पार्क्स। प्लग एंड प्ले पार्क्स बेसिकली कुछ नहीं है, गवर्नमेंट ने 12 इंडस्ट्रियल पार्क बनाए हैं जहां पर एमएसएमई को अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियल मिनिमल कॉस्ट हो जाएगी उनकी, पहले से अगर गवर्नमेंट एक एरिया बना के दे रही है तो आराम से वो काम कर पाएंगे, इनिशियल कॉस्ट उनकी काफ़ी कम होने लग जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, एंड दैट इज डिजिटलाइजेशन एंड मार्केट एक्सेस। अच्छा, डिजिटलाइजेशन का क्या यूज़ होता है कि अगर एक बार डिजिटलाइज हो जाते हैं तो ज़्यादा बड़े मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे अगर रजिस्टर हो जाते हैं तो ज़्यादा वो सेल कर पाते हैं, ज़्यादा बड़ी उनकी मार्केट रीच हो जाती है। एज वेल एज बैंक्स एंड ऑल में भी लोन मिलना भी ईजी हो जाता है अगर सारे पेपर आपके पहले ही डिजिटलाइज होते हैं। तो ये बोला जा रहा है डिजिटल साक्षम प्रोग्राम है, देन उद्यम पोर्टल होता है, ई श्रम पोर्टल होता है, देन जीरो डिफेक्ट जो है जेड सर्टिफिकेशन इसको बोलते हैं, ये भी मिलने से आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बेटर बिकता है क्योंकि आप गवर्नमेंट सर्टिफाई कर देती है कि आपका कोई डिफेक्ट नहीं है। एज वेल एज इन्वायरमेंटली भी आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये सब है गवर्नमेंट की स्कीम। साथ में आसाम सरकार की थोड़ी स्कीम देख लेते हैं कि आसाम सरकार क्या कर रही है। दो मेन स्कीम का नाम है, एक है वनिज स्कीम। वनिज स्कीम में स्पेशल ग्रांट मिल जाती है उन एमएसएमई को जो कि ट्रेडिशनल एंड सेक्टर में काम कर रहे हैं, छोटे इंडस्ट्रीज जो कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल अपना जापी हो गया, गामोसा हो गया, पॉटरी हो गई, है ना, पॉटरी, अगरबत्ती हो गई, बेल मेटल हो गया, ब्रास हो गया, उन सब में जो लोग काम करने वाले हैं उन लोगों को ग्रांट मिल जाती है अंडर द बोनीज स्कीम। एंड देन आत्मनिर्भर आसाम अभियान, इसमें बोला जा रहा है फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है 2 लाख से 5 लाख रुपए तक के लिए यूथ को ये दी जाती है कि वो अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर ले। तो ये दोनों हो गए एमएसएमई फॉर आसाम। ऊपर अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ कमेटी लिखी हुई हैं जिन कमेटीज ने समय समय पर एमएसएमई के लिए रिकमेंडेशन दी है, ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही रेलिवेंट है। नेक्स्ट आज एक और चीज पर आ जाते हैं और वो कि बजट में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। अब होता क्या है कि हर साल बजट आता है, हर साल किसी ना किसी सेक्टर पर फोकस करती है सरकार, कुछ ना कुछ वहां पर रिकमेंडेशन देती है। बजट की अगर स्कीम्स याद कर लोगे ना किसी भी सेक्टर के लिए तो वो आपको काफी हेल्प करेगा प्रीलिम्स में और मेंस में, आने का चांस भी ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरी बात, इसको याद करना सबसे ज्यादा इंसेंटिवाइजिंग होता है। आप इसको इंटरव्यू में बोल सकते हो, प्रीलिम्स में आने का चांस ज्यादा है, मेंस में भी कहीं पर भी डालोगे, बोलोगे इन द रीसेंट बजट, द मोमेंट यू से इन द रीसेंट बजट, वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझ में आ जाता है दैट यू आर अ वेल अवेयर कैंडिडेट। तो इस चीज को आप यूज कर सकते हो अपने डिस्कशन में। मैं आपको ब्रीफली वॉक थ्रू कर देता हूँ बजट पे क्या क्या बोला गया। सत्यजीत सर ने ये सारी चीजें बजट के डिस्कशन में कवर करी हुई थी। पहली बात बोली जा रही है क्रेडिट गारंटी स्कीम, ये भी आपको बताई थी कि क्रेडिट गारंटी स्कीम जो एमएसएमई के लिए, शायद ये चीज वीडियो में उतनी अच्छी नहीं आ रही होगी, मैं आपको वॉक थ्रू करा देता हूँ। दिस इज क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई, ये बोली जा रही है। सेकंड है न्यू असेसमेंट मॉडल फॉर एमएसएमई क्रेडिट। होता क्या है कि जब बैंक जो होती हैं वो एमएसएमई को पैसा देना होता है उनको, जब बैंक्स को एमएसएमई को पैसा देना होता है तो ये लोग देखते हैं कि एमएसएमई जो है उसके पास कितनी इन्वेंट्री है, कितना स्टॉक है, कितना सेल करा है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि एक नए तरीके से असेसमेंट करो। इस असेसमेंट में ये भी देखा जाएगा कि ये एमएसएमई जो है कितने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, मतलब इसका कितना सामान अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे बिकता है। इससे फायदा ये होगा कि समझ में आएगा कि भाई वो कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करता है, कितना ज्यादा मार्केट में, नए मार्केट में बेच रहा है। इससे डेफिनेटली बैंक्स को भी समझ में आएगा कि भाई ये काम करने वाले एमएसएमई है, इनको पैसा दो, पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो ये लॉजिक लगाया जाता है। थर्ड यहाँ पर बोला जा रहा है कि मुद्रा लोन जो है, मुद्रा लोन जो होता है
उसकी थोड़ी कैटेगरी इंक्रीज कर दी गई है। बोला जा रहा है कि मुद्रा लोन के लिए 20 लाख जो 20 लाख जो है एनहांस कर दिया गया है फ्रॉम 10 लाख फॉर द तरुण कैटेगरी। मुद्रा लोन में वेरियस कैटेगरीज होती है, तो उसमें से तरुण कैटेगरी के लिए आप इसको ऐसे बोल सकते हो, मुद्रा लिमिट की जो लोन की लिमिट है वो एनहांस कर दी है। फोर्थ, क्रेडिट सपोर्ट जो दिया जाएगा एमएसएमई को ड्यूरिंग द स्ट्रेस पीरियड। जब एमएसएमई अच्छे हालत में नहीं होती है, स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है, तब उसको क्रेडिट सपोर्ट दिया जाएगा। देन फूड इरेडिएशन क्वालिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग के लिए एमएसएमई यूनिट को स्टैब्लिश करने की बात हो रही है कि एमएसएमईज आए जो कि फूड क्वालिटी टेस्टिंग इरेडिएशन में काम करेंगी। और लास्टली बोला जा रहा है यहाँ पर एनहांस्ड स्कोप फॉर मैंडेटरी ऑनबोर्डिंग इन ट्रेड्स। ये बड़ी बढ़िया चीज होती है। ट्रेड्स जो है ये पुराना प्रोविजन है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम करा हुआ है एमएसएमई के लिए। मैं आपको ब्रीफली जस्ट वॉक थ्रू करा देता हूँ क्या होता है। ट्रेड्स क्या होता है? एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। समझिएगा कैसा होता है। देखिए, एक तरफ बैंक है, एक तरफ एमएसएमई है, और एक तरफ है बायर। बायर मतलब जो कि एमएसएमई का प्रोडक्ट खरीदता है। अब होता क्या है कि एमएसएमई का ये प्रोडक्ट खरीदता है, मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम होती है कि ये पेमेंट अपना करता नहीं है। बिकॉज ये अपना पेमेंट नहीं करता है, तो जो बैंक होती है, इसने जो लोन दिया है एमएसएमई, इसको लोन वापस नहीं कर पाता है बैंक को। तो इसके लिए सरकार लेकर के आई है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या करता है? द मोमेंट एमएसएमई ने अपना प्रोडक्ट दिया बायर को और इसने इसको एक इनवॉइस दे दिया, बिल इनवॉइस दे दिया, ये अपना जो इनवॉइस यहां पर इसको दिया जाता है, ये इनवॉइस दे देता है बैंक को। ये इनवॉइस चला जाता है इस पोर्टल पे बैंक को डायरेक्टली, एंड एज अ रिजल्ट ये जो बायर है, ये डायरेक्टली पैसा बैंक को ही दे देता है इस बार। मतलब पहले वो क्या करता, पैसा देता एमएसएमई को, फिर वो पैसा देता बैंक को, है ना, उसकी जगह वो डायरेक्टली उसको पैसा दे देता है। तो इससे क्या होता है, एमएसएमई पर प्रेशर नहीं पड़ता है, वरना उसको लोन चुकाना होता है ना। और अगर डिले करेगा, लोन का पैसा नहीं दोगे तो इंटरेस्ट बढ़ता है। तो उसने बोला कि इनको डायरेक्टली दे दो। इससे ये भी पता चल जाता है कि बैंक को भी लगता है कि चलो इस एमएसएमई का काम हो रहा है, अगर थोड़ा कम भी पैसा आ रहा है, मान लो उतना काम नहीं भी हो रहा है, तब भी कोई प्रेशर वाली बात नहीं है, कम से कम उसका जो बायर है वो पैसा दे तो रहा है। अच्छा, इसने अपना पेमेंट करा, जो बचा वो इसने वापस इसको दे दिया, तो इसका प्रॉफिट भी हो रहा है। ऐसा नहीं है इसका प्रॉफिट नहीं है, हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट उसका बैंक को दे देता है। तो बैंक को भी फायदा हुआ, बैंक और लोन भी देती है, बैंक को भी पता है कि ये काम कर रहा है, पैसा लेके भाग नहीं गया। ये काम होता है ट्रेड्स का। और भी बेनिफिट्स है, एमएसएमई को टाइम पर पेमेंट मिल जाता है, नए नए लोन के ऑप्शंस मिलते हैं, इनको बायर्स को नए नए एमएसएमई मिल जाते हैं। पूरा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां पर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, मच लाइक जैसे सोशल मीडिया जैसा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, फ्रेंड्स बनाओ, कुछ और करो, बातचीत करो, वीडियो कॉल करो, सब करो। वैसा ही कुछ ये प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स। सो ये पूरी की पूरी बात हो गई अपने पास में कि एमएसएमई के लिए क्या अनाउंसमेंट थी बजट की। अगली बात पर आ जाते हैं, वे फॉरवर्ड, और हमें आगे क्या क्या करना है ये जरा देख लेते हैं। कुछ कुछ और भी चीज़ें बोली गई हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, कि हमें धीरे धीरे और ज़्यादा ई कॉमर्स एनेबल कराना है एमएसएमई के लिए, ये बात बोली जा रही है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी, कि इस एमएसएमईज को थोड़ा और इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होना है, ये बात नेक्स्ट है। थर्ड है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, ग्लोबली और compete करें। एमएसएमई इनोवेशन हब बनाने, हमको और ज़्यादा इनोवेशन पर वो ध्यान दे। सी ऑनेस्टली देखा जाए, ये जो वे फॉरवर्ड है, बेसिकली हर वो चीज़ जो प्रॉब्लम में लिखी है ना, उसी को ही बोल दो कि और करना है और करना है। थोड़े से वर्ड्स बेटर यूज करे गए हैं, आइडियाज वही हैं, कुछ बहुत नया नहीं है। ये एक फिर भी नया है, ब्लॉकचेन और एआई डेवलपमेंट, की एआई का यूज करना है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आप इसमें और भी लिख सकते हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, जो भी आपको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसका यूज करा जाए तो डेफिनेटली अच्छी चीज होगी। एंड लास्टली, एमएसएमई को हमें थोड़ा और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनाना है। जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर लिखी है उन सबको एक टेबल में समराइज कर दिया है। कल की क्लास में भी मैंने यही करा था, कल के सेशन में, कि सारी की सारी बातों को एक टेबल में जरूर समराइज करा था। टेबल में समराइज करने का फायदा ये होता है कि अगर आपके पास में ये टेबल है ना, तो आप मान के चलो कि पूरा टॉपिक आपका प्रिपेयर्ड है। आपने बस इस टेबल को याद कर लेना है, आपका टेबल याद है, आपका टॉपिक प्रिपेयर्ड है। इस टाइप की टेबल आप बना लोगे ना किसी भी टॉपिक के लिए, तो आपका मान के चलो पूरा पूरा टॉपिक प्रिपेयर्ड हो जाता है। दीज आर वेरी यूजफुल टेबल्स। ये टेबल देने का भी यही रीजन है, आपको सिखाऊं कि देखो ये कर दो तो काम हो जाता है एक टेबल से ही। कल भी मैंने ऐसी टेबल दी थी, ये भी आज भी आपको दी जा रही है। इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद से कर सकते हो, ये क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। कल का जो क्वेश्चन है उसका मैंने आंसर भी यहाँ पर दे दिया है, आप इनको देख लीजिएगा। एक बार मैं मेंस का क्वेश्चन आपको बता देता हूँ क्या है। बोला गया है
कि फास्टर इकोनॉमी, यूपीएससी का क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, पर्टिकुलरली एमएसएमई। एमएसएमई को चाहिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई। अब सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई क्या है बताया है। इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, एमएसएमई क्या होती है वही लिखो, है ना, और उसका क्या इकोनॉमिक में सब एक लाइन में बता दो कि दीज आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस क्या है ये आप बता पाओगे। कमेंट ऑन द चैलेंजेस, चैलेंजेस क्या है बता दोगे। ऑल्सो डिस्कस द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड, ये बताना है। हो सके तो वे फॉरवर्ड ऐड कर देना अगर स्पेस बच रही है। ये इस पूरे का आंसर करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, जो पूछा गया है वही है यहाँ पर। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन। And just a small announcement I forgot. Previous days model answer, these are in the description section. Description section में link है। I think day before yesterday के वीडियो में थोड़ी चीज़ मिस हो गई थी, बट अब वो ऐड कर दी गई है। थैंक यू एवरीवन।